40 रूल्स ऑफ लव का दूसरा पार्ट है जिसमें रिमेनिंग समरी को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ डिस्कस करेंगे इसका एनालिसिस, होल नावल का एनालिसिस जो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद थीम्स और 40 रूल्स ले जाएंगे, वो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो रूमी के दो बेटे होते हैं, एक वल्लाद होता है और दूसरे का नाम होता है अलाउद्दीन। जो वल्लाद होता है वो समझदार होता है और अपने बाबा के क्लोज़ होता है, और जो अलाउद्दीन होता है वो छोटा बेटा होता है और वो अपने बाप के मतलब के शम्स के आने से पहले अपने बाप के आंखों का तारा होता है। लाइक उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन जब शम्स आता है तो रूमी वो टेंशन उसे नहीं दे पाता, तो वो इस चीज़ से जेलस होने जाता है और वो नफ़रत करने लग जाता है शम्स से और चाहता है कि वो जो किसी तरीके से उनका घर छोड़ के चला जाए। इस दौरान क्या होता है कि जब रूमी और शम्स जो होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, नॉलेज डिलीवर करते हैं, तो जो अलाउद्दीन होता है वो दीवार के साथ कान लगा के या दरवाजे के साथ कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। और शम्स को इस चीज़ का पता होता है। एक दफ़ा वो ज़िक्र करता है जब रूमी उसे कहता है कि मुझे और समझाओ और चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करो, तो वो शम्स उसे कहता है तुम अपनी फैमिली को टाइम दो, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग जो हैं वो अच्छी तरह से, तुम्हारा जो बेटा है, बड़ा बेटा है वलाद, वो समझदार है, लेकिन जो छोटा बेटा है वो कान दरवाजे के साथ कान लगा के यानी उसे बताता है उसके बाप को कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको टाइम दो प्रॉपर जाके। तो ये चीज़ें डिस्कस करता है और इस दौरान क्या होता है कि जो अलाउद्दीन है वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और यानी ऊंची आवाज़ में शम्स से बात करता है। इस बात पे रूमी जो है वो उसके साथ गुस्सा हो जाता है और उसे अभी घर से निकल जाने की, कमरे से निकल जाने की बात करता है। फिर क्या होता है कि एक बार ये होता है कि जो रूमी की बीवी है वो एक दफ़ा खाना लेके आती है और हलवा बहुत अच्छा बनाती है। तो वो शम्स उसको कहता है कि तुमने इतना अच्छा हलवा जो है वो किस तरह बनाया है, तो उसकी बीवी उससे कहती है कि क्या फ़ायदा, तुम बना नहीं सकोगे। और वो जो शम्स है इस बात पे चुप हो जाता है और वो उसकी बीवी चली जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो शम्स होता है वो सारी बुक्स ना पानी में डाल देता है, उसकी वो कीमती बुक्स जो एक दफ़ा उसकी बीवी, रूमी की बीवी, उनको हाथ सफाई कर रही थी और रूमी आता है तो वो उसे डांटता है और कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरी लाइब्रेरी में ना आना और मतलब कि मेरी बुक्स को हाथ तक न लगाना, क्योंकि वो बुक्स उसके अजदाद की थी जो उसे विरासत में मिली थी। वो उसके लिए बहुत कीमती बुक थी, लेकिन वही बुक जो है वो शम्स उठा के सारी पानी में डाल होता है और रूमी जो होता है उसके पास खड़ा होता है। तो उसकी बीवी जो केरा है, उसका नाम केरा होता है, वो बाहर आती है, चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो रूमी से पूछती है कि तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे, और वो आगे जाके देखती है तो पानी के अंदर भी वो बुक्स क्या होती हैं, खुश्क होती हैं। तो वो उससे पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। तो शम्स वहाँ पे उसको रिप्लाई देता है कि क्या वो उसके पूछते हैं क्या ये मैजिक है, तो शम्स वहाँ पे उसको रिप्लाई देता है कि नहीं ये मैजिक नहीं है। तो वो कहते हैं तुमने ये फिर कैसे किया। तो क्या शम्स उसको कहता है कि क्या फ़ायदा, अगर ये मैजिक है भी तो तुम कौन सा कर लोगी। यानी ये इसका उस रिप्लाई था। नेक्स्ट इवेंट होता है जिसमें जो शम्स है वो रूमी को कहता है कि जाओ तुम और इन में या टावान में जाके 2 बोतल वाइन की लेके आओ। रूमी को पता होता है ये मेरा इम्तिहान है, क्योंकि इस तरह का इम्तिहान शम्स ने एक नवाइस से भी लिया था जब वो बगदाद में थे। तो नवाइस को उसने कहा था कि जाओ तुम शराब लेके आओ, वाइन लेके आओ और यहाँ खड़े होकर बाज़ार के सामने पियो, क्योंकि वो नवाइस वो ज़िद कर रहा था शम्स के साथ आने के लिए। तो वो जो नवाइस होता है वो इनकार कर देता है कि मेरी रेपुटेशन क्या होगा, वो लोग क्या कहेंगे, मैं दरवेश हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। तो रूमी ने कहा, शम्स ने उसे कहा था कि जब तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं सोच रहे, अपने बारे में नहीं सोच रहे, तुम्हारी अपने आप से ज़्यादा तुम लोगों की परवाह है, तो तुम कभी भी दरवेश नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। इस तरह ये रूमी के लिए भी उसको ये कहता है कि जाओ तुम लेके आओ, और रूमी चला जाता है। रूमी को पता होता है कि मेरा किसी तरह से इम्तिहान है, तो वो चला जाता है और उसे कहता है कि तुम जस्ट वाइन लेके नहीं आना, वहाँ पे रुकना, वहाँ के लोगों से बातें करना। तो रूमी वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके वो है एक जो शराबी होता है उससे बातचीत करता है। और इससे क्या होता है, इसका मकसद क्या था, जब वो वापस होता है वाइन लेके आता है तो उसका बेटा वो देख रहा होता है, वो कहता है बस यही रह गया था हमें देखने को। वहाँ पे भी वो शम्स के साथ यानी अलाउद्दीन गुस्सा करता है कि तुम हमारे घर से चले क्यों नहीं जाते, हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते। और मतलब जब वो ऊंची आवाज़ में बात करता है तो रूमी होता है वो उस पर हाथ उठाने लगता है और फिर रुक जाता है और फिर वो घर से निकल जाता है जो अलाउद्दीन होता है और
परमानेंट यानी अपने दोस्त एक है उसकी तरफ चला जाता है। तो इस चीज़ फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं दरख्तों के पास, और वहाँ पे जाके वो जो वाइन है वो शम्स उनको गिरा देता है और ये बताता है कि ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि हम वाइन पीने लगे हैं। इसका मकसद ये था कि तुम वहाँ के लोगों से जाके मिलो, कोऑर्डिनेशन करो। क्योंकि एक चीज़ ये थी कि जब शम्स आया था कुनिया में तो उसने देखा था कि जो रूमी है वो अपने शागिर्दों के साथ और अपने जो उसके हैं चाहने वाले उनके इर्द-गिर्द था वो लोअर तबका जो है उसको नहीं तवज्जो दे रहा था। इसका मकसद ये था कि वो जो निचले तबके के लोग हैं, जो रोमी से कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, जो लोग जिन लोगों के दिल में भी चाहत है खुदा की तरफ, तो वो उनसे जाके कोऑर्डिनेशन करे, उनके साथ उठे बैठे, उनके मसाइल सुने। और इसलिए वो जो है ट्रावान उस वहाँ पे भेजता है, यानी कि सराय वगैरह में, और वहाँ पे जाके और फिर वो देखता है कि आप अपनी रेपुटेशन जो है उसको वो अज़ीज़ है या उसको अपने दोस्त का कहा अज़ीज़ है, तो वो लेकिन वो जाता है और वो कामयाब हो जाता है अपने इस इम्तिहान में। दूसरी तरफ एला की स्टोरी मूव कर रही है। एला और अज़ीज़ के दरमियान ईमेल्स के ज़रिए कोऑर्डिनेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और हर वक्त उनके दरमियान मैसेजिंग वगैरह चल रहे होते हैं, और एला जो है वो अपनी रूटीन लाइफ से हट कर जो अज़ीज़ के साथ ईमेल्स पे अपनी लाइफ को डिस्कस करती है। और उस तरह क्या होता है कि वो उससे पूछती है कि तुम दरवेश कैसे बने, क्योंकि वो भी सूफ़ी था, अज़ीज़ भी। तो वो उससे पूछती है तो अज़ीज़ कहता है ये लंबी कहानी है। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो फिर वो उसको बताता है कि उसकी एक बीवी, मतलब वो पहले एक एरिया में रहता था और वहाँ पे उसने शादी की 20 ईयर ओल्ड में, वो लव मैरिज थी, और जिससे शादी की वो ट्रैवलर लड़की थी, मार्गरेट उसका नाम था। तो वो उसके साथ उसने शादी की और उनकी लव मैरिज थी, और जो उसकी बीवी थी वो ऑर्फन बच्चों को, यानी वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया करती थी। और उसकी जो डेथ हुई वो कैसे हुई कि वो कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। और जब कार एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो वहाँ से गाड़ी से निकल कर एक गाँव की तरफ जा रही थी कि एक ट्रक वाले ने उसको टक्कर लगा दी। और ट्रक वाले का ये कहना था कि उसने नहीं देखा क्योंकि अंधेरा था, क्योंकि वो मार्केट के पास कोई टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं था और वो सिंपल जा रही थी गाँव की तरफ। तो इस वक़्त का ट्रक वाले ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने वो उसको कत्ल किया या उसकी कुछ गलत टेंशन थी, क्योंकि वो उसको नज़र नहीं आई थी। और इस बात का, यानी उसकी डेथ का अज़ीज़ पे बहुत बुरा असर हुआ और उसकी ज़िंदगी बदल गई, और उसने ड्रग लेना शुरू कर दिया था और वो लाइफ से हट गया था। और फिर उसके बाद तकरीबन कोई 2 साल के अरसे के बाद उसको एक होश आई, उसको एक फ़ोटोग्राफ़र की जॉब ऑफ़र हुई कि आपने मक्का मदीना की तरफ जाके वहाँ के जो मज़ारात हैं और वहाँ पे जो टॉम्ब वगैरह हैं वहाँ की पिक्चर्स लेनी है। तो वहाँ पे वो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो अलाउ नहीं होता। तो वो वहाँ तक रसाई हासिल करने के लिए क्या करता है कि वहाँ पे एक आश्रम होता है दरवेशों का, सूफ़ीज़ का। आपने वहाँ से उन लोगों के साथ जाना है ताकि आपको, लेकिन जब वो उन सूफ़ीज़ के पास पहुँचता है, उनका लाइफ़स्टाइल देखता है, तो वहाँ वो बस वहीं का होके रह जाता है। उससे उसकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाती है और वो जो है वो नशा करना वगैरह छोड़ देता है। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लेता है कि दरवेशों वाला, यानी सूफ़ीज़ बन जाता है, और वहाँ पे वो रूमी की जो है ग़ज़लें पढ़ता है, और फिर वो एक बुक लिखता है। ये उसकी पहली बुक होती है जो छपती है, जो स्वीट ब्लास्मी, ये उसकी पहली बुक होती है जो छपती है, जिसके ज़रिए उसने ये सोचा भी नहीं था कि जैसे छपेगी और इसको एक औरत रीड करेगी और फिर वो उसके साथ ईमेल्स वगैरह पे रब्ता करेगी। ये भी वो जो है एला को लिखता है। बाद दोनों में कोऑर्डिनेशन मज़ीद होती है, और जो एला है वो अपनी एक पिक्चर वगैरह भेजती है, यानी ये एक तरीका होता है कि वो भी अपनी पिक्चर भेजे, फिर अज़ीज़ उसको एक पिक्चर भेजता है। तो जो उसकी जो खद्दो-खाल होती है, जो उसका तस्वीर होती है, वो बिल्कुल मैच कर रही होती है किसके साथ, उन करैक्टर्स के साथ, उन जो कि शम्स के करैक्टर को डिस्क्राइब किया गया था जिस तरह नॉवल के अंदर। तो इस चीज़ से एला को एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या इसने अपने करैक्टर पे, अपने जिस्म की खदोखाल पे ही उसका करैक्टर रखा है या क्या क्या सीन है। तो वो ये सोचती है कि वो नॉवल को एक बार दोबारा से पढ़ेगी। क्या होता है कि डेविड एक दिन शाम को वापस आता है घर और अपनी बीवी को कहता है एला को कि आज वो दोनों बाहर डिनर करने जा रहे हैं, और वो फिर तैयार वगैरह होकर डिनर बाहर करने जाते हैं। तो वहाँ पे जो डेविड है उसे कहता है कि तुम्हारा कब से चल रहा है। वो कहते हैं क्या, वो कहता है फेयर तुम्हारा। पूछते हैं मेरा फेयर, यानी परेशान होकर कहती है कि, फिर वो कहता है कि डेविड उसे कहता है मैंने तुम्हारे ईमेल्स वगैरह पढ़ लिए हैं सारे, अब तुम मुझे बताओ। फिर वो एला कन्फेस करती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ अज़ीज़ से बहुत ज़्यादा। डेविड उसे कहता है कि तुम देखो 3 बच्चों की माँ हो और इस तरह ना करो, लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी फ़िलहाल घर जाना है। वो घर आके वो फिर
घर की सेटिंग वगैरह करने में लग जाती है और डेविड इस बात को मतलब कि एक दफ़ा भूल जाता है। एक दिन रूमी उठता है और बड़ा परेशान होता है, बड़ा रोता है कि वो चला गया। अपने बेटे वलाद को बुलाता है और कहता है कि वो चला गया और परेशान होता है बहुत ज़्यादा। वो सब पूछते हैं कौन चला गया, तो वो कहते हैं शम्स मुझे छोड़ के चला गया। वो सब जगह तलाश करते हैं लेकिन उनको कहीं नहीं मिलता। और फिर इसके बावजूद वो कहता है कि वलाद को कहता है कि तुम जाओ और उसे ढूँढो। फिर उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि जो शम्स है वो इस वक़्त कहाँ पे है, बगदाद में है। और उस दौरान जो अलाउद्दीन होता है वो कहता है, अपने भाई को समझाता है कि देखो हमारे बाप अब हमारे पास है और तुम ना उसे ढूंढो, लेकिन वो फिर भी ढूंढता है। और उनके घर में एक लड़की रहती होती है जिसका नाम होता है कीमिया। अब कीमिया कौन होती है? कीमिया को घोस्ट जो है, एंजल वगैरह दिखाई देते हैं बचपन में ही। घोस्ट दिखाई देते हैं, जो डेड हो चुके होते हैं लोग, वो उसको दिखाई देते हैं। तो उसके वालिदैन ना उसको मतलब कि वो घर बताती होती है कि उसने वो देखा, ये चीज़ें देखी, और वो आंखें बंद करके ट्रैवल किया करती होती है वर्ल्ड के। तो कोई उसके घर विज़िट करता है और उसको बताता है कि तुम्हारी बेटी जो है वो, उसको खुदा ने एक नेमत दी है, इतना नॉलेज दी है, तो उसको किसी अच्छे स्कॉलर के पास भेजो। तो वो उसको स्कॉलर रिकमेंड करते हैं कि तुम रूमी के पास भेजो। बचपन में ही उसे रूमी के पास घर छोड़ जाते हैं। रूमी उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि मैं अपना इतना टाइम लगा के यानी मेहनत करके तुम्हें नॉलेज डिलीवर करूं, लेकिन तुम लड़की हो, तुम्हारी शादी हो जानी है, तुम आगे कैसे डिलीवर कर सकोगी। इस दौरान क्या होता है कि जो उसकी बीवी होती है, एक पहली बीवी होती है रूमी की, उसका नाम होता है गौहर। वो उसको देखती है। कौन देखती है? कीमिया देखती है उसको, और उससे बातें करके रूमी को बताती है कि वो अभी स्टिल भी तुम्हारे घर में है और इस तरह की चीज़ें। तो रूमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, और वो रूमी के साथ फिर वो पढ़ा करती होती है और कुरान मजीद, तफसीर, हर तरह से चीज़ें, और इनके घर ही रहा करती होती है। अलाउद्दीन जब वो बड़ी हो जाती है, अब जब शम्स आता है तो वो बहुत, यानी कि 18 साल उसकी एज होती है, 18 से 20 साल। तो अलाउद्दीन उसको पसंद करता होता है, लेकिन वो कीमिया जो है वो अलाउद्दीन को अपने भाई की तरह समझी होती है। तो इस दौरान अलाउद्दीन क्या करता है कि जब वो उसका भाई जो होता है वो शम्स को ढूंढने जाने लगता है, तो उसको कहता है कि तुम नहीं जाओ, यानी उसे समझाता है कि हमारा जो बाप है हम पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, तुम ना जाओ, शम्स आएगा तो फिर शम्स में खो जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने वालिद साहब की खुशी के लिए वो बगदाद की तरफ सफ़र करता है और वहाँ जाता है तो देखता है कि जो शम्स है उसे मिलता है और उसे वो कन्विंस करता है कि तुम वापस आओ। वालिद रूमी की कंडीशन का बताता है कि वो तुम्हें बहुत मिस करता है और वो नहीं रह सकता, तुम वापस आओ। और वो उसे वापस लाने में कामयाब हो जाता है। जब वो वापस आता है तो शम्स उससे, रूमी से मिलता है, वो दोनों मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, फिर वो उनके घर रहने लग जाता है। ये चीज़ अलाउद्दीन को फिर खटकती है। और इस दौरान क्या होता है कि जो कीमिया है उसका इंटरेक्शन होता है रूमी और उसके शम्स के साथ, और वो उससे शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि इस तरह जो है वो रूमी के पास हमेशा के लिए रह जाएगा और कहीं जाएगा नहीं। और अलाउद्दीन जो होता है वो ये समझता है कि उसका बाप रूमी कीमिया को फ़ोर्स कर रहा है कि वो शम्स से शादी करे। तो फिर इन शम्स की और कीमिया की शादी हो जाती है, जो कि एक कामयाब शादी नहीं होती, क्योंकि शम्स जो होता है वो दरवेश होता है और वो इन चीज़ों से दूर होता है। तो वो जो कीमिया है वो अब उसको अपने साथ मतलब कि को कामयाब करने के लिए वो हर तरह की कोशिश करती है, लेकिन जो दरवेश यानी सूफ़ी होता है वो एक अलग कमरे में रहता होता है और अपनी एक अलग अपने कंफर्ट ज़ोन और अपने खुदा की याद में हमेशा अपने आप को मगन रखता है। इस दौरान क्या होता है कि एक किलर होता है जिसको कुछ लोग हायर करते हैं, और वो एक इन में यानी ट्रावान में बैठकर साजिश करते हैं कि शम्स को मार दी जाए। और जब किलर ये सुनता है कि वो सूफ़ी को मारने जा रहा है तो वो इनकार कर देता है, लेकिन वो उसको 3 से 4 गुना पैसे की पेमेंट की ऑफ़र करते हैं, तो वो मारने पे राज़ी हो जाता है। इसको एक बैठा वहाँ पे एक हसन, उसका नाम होता है हसन, वो सुन रहा होता है। वो आके होता तो नशे में है, लेकिन वो आके हम शम्स को इस चीज़ से आगाह भी कर देता है कि तो कुछ लोगों ने तुम्हें मारने की प्लानिंग की है, तुम कुछ दिन मेरे घर आ जाओ, तुम रूमी के घर ना रहो। लेकिन वो कहता है कि ये जो किस्मत का खेल है, ठीक है, हर चीज़ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, हम किसी चीज़ को भी बदल नहीं सकते। वो उसे समझा-बुझा के उसके घर भेज देता है और ख़ुद दोबारा चला जाता है। किलर को मारने वालों ने, जिन लोगों ने उसे किलर को हायर किया था, उसने ये भी बताया था कि रात को मिडनाइट वो जो शम्स है वो मेडिटेशन करता है, यानी योगा वगैरह करता है आके सीन में आके, तुम वहाँ आके उसे ईज़िली मार सकते हो। जब किलर जो है वो कोर्टयार्ड में जाकर छुप जाता है तो उस दिन बारिश होती है
और किलर परेशान होता है कि शायद शम्स जो है वो ना आए, लेकिन शम्स फिर भी बाहर आता है। उसके हाथ में लालटेन होती है और वो आके उसे जैसे वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे उसे पता है कि झाड़ियों के पीछे किलर छुपा बैठा है। वो उसे बात कर रहा होता है कि इतनी देर में किलर निकलता है, अपना जो नाइफ़ है वो उसके पेट में घुसा देता है और अभी इतना ही करता है कि 6 और लोग भी लपकते हैं उसकी तरफ और वो शम्स को मारते हैं और उसे जो कुएँ में फेंक देते हैं। इतनी देर में रूमी भागकर निकलता है और चिल्लाता है कि उन्होंने उसे मार दिया। अब उसे कहानी के एंड पे ये नहीं पता चलता कि जो उसको मार दे, क्योंकि जो बॉडी है, डेड बॉडी नहीं मिलती शम्स की। कुएँ में भी वो तलाश करते हैं, वहाँ से भी नहीं मिलती और उन्हें लगता है कि शम्स चला गया कुछ लोग, और कुछ लोग ये कहते हैं कि शम्स को कुएँ में मार दिया गया था। अब फिर क्या होता है कि अलाउद्दीन, वो 6 लोग जो लपकने के लिए मारने के लिए लपकते हैं, उनमें अलाउद्दीन भी शामिल होता है और उसके कुछ दोस्त होते हैं। तो रूमी को पता होता है कि उसके बेटे की इसमें अमल दखल है, वो उसे माफ़ नहीं करता, यानी अलाउद्दीन का वो उसे माफ़ नहीं करता और उसे कहता है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। रूमी जो है वो उससे पहले पोइट नहीं था, लेकिन जब से शम्स की डेथ हुई है उसके बाद वो पोइट बन गया, जिस तरह की इशारत उसने की थी। तो दूसरी तरफ अगर ये कहानी का एंड हो गया, और दूसरी तरफ अगर कहानी की तरफ बढ़ें तो एला जो है वो उसको अपने जब उसका डेविड उसे बताता है कि उसे पता है अज़ीज़ का, तो फिर वो अज़ीज़ को मेल लिखती है और उसमें अपनी फीलिंग्स का इज़हार करती है, जिसका इज़हार जो है वो 2 दिन बाद जो उसको टेक्स्ट मैसेज करता है और उसे कहता है कि मैं इस वक्त तुम्हारे शहर में हूँ। फिर वो एला उससे 3-4 दिन लगातार रोज़ मिलती है। वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे मतलब जहाँ पे रह रहा होता है वो, और वहाँ पे मिलती है उससे और उससे कहती है कि फिर वो दोनों जाना चाहती हैं। वहाँ पे उसे वो जो अज़ीज़ है वो उसे बताता है कि उसे एक बीमारी है कि उसके पास बस 55 ईयर ओल्ड तक वो ज़िंदा रह सकता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, डॉक्टर्स ने उसे कहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वो चाहती है कि वो जितना टाइम उनके पास है वो एक दूसरे के साथ रहें। वो डेविड उसको समझाता है, डेविड को कहती है कि वो जा रही है, वो डेविड उसको समझाता है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, उसको अपोलोजाइज़ करता है मेरे तमाम अफेयर्स का। वो उसे बताती है तुम्हारे भी अफेयर्स हैं, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। वो तमाम अपोलोजाइज़ करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, तुम नहीं जाओ, लेकिन जो एला है वो डिसाइड कर चुकी होती है और वो अज़ीज़ के साथ चले जाते हैं। और वो अज़ीज़ उससे ये भी ख्वाहिश करता है कि जब उसकी डेथ हो तो वो कुनिया में हो। तो वो तमाम 16 वे जो मंथ होते हैं वो अच्छे उनके गुजर जाते हैं। उसके बाद वो लास्ट डे पे दिखाया जाता है कि सुबह की अज़ान होती है और वो दोनों कुनिया में होते हैं और उसके बाद जो है अज़ीज़ की डेथ हो जाती है। और अज़ीज़ की डेथ के बाद वो उसको वहाँ पे दफन वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी बेटी को कॉल करती है, जेनिट को। कौन कॉल करती है? एला कॉल करती है। और ये भी दिखाया गया कि एला के साथ, एला जो है वो अपनी बेटी जस्ट जेनिट के साथ बात कर सकती है, जो उसके साथ उसको समझती है। बाकी जो उसके जो छोटे 2 बेटे और ट्विन्स हैं वो अपनी माँ से बात करना नहीं चाहते। तो वो उसको कहते हैं कि मामा क्या अब आप वापस आएँगी? वो कहती है नहीं, मैं अब वापस नहीं आऊँगी, मैं कहीं और चली जाऊँगी। और यहाँ पे ये कहानी ये भी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी समरी थी, जिसको एलिफ शफ़क़ ने जक्स्टापोज़िशन के ज़रिए, यानी 2 कहानी एक साथ चल रही हैं के ज़रिए हमें बताया है, जिसमें एक एला और अज़ीज़ की कहानी है जो भी डिवाइन लाइफ पे बेस करती है। दूसरी शम्स, तबरेज़ और रूमी की कहानी है कि किस तरह शम्स ने अपना नॉलेज डिलीवर किया और रूमी को एक बेहतरीन पोइट बना दिया। समरी थी। और अब हम बढ़ते हैं इस नावल के एनालिसिस की तरफ। इस नावल की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इस शम्स और रूमी की ये स्टोरी जो है वो 13th सेंचुरी की दौर की है, जिस दौर में अफरा तफरी का माहौल था, ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जंग जारी थी और अनातोलिया में चंगेज़ खान की हुकूमत की। इस दौर में हर कोई जो था वो अपने फ़िरके और अपने जो है अकीदे पर साबित कदम था और दूसरे अकीदे रखने वालों के साथ उसकी जंग जारी थी। इस फ़िरका वारियत के एरा में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस्लाम से मुतल्लिक जो है वो अपनी खिदमात पेश की। उनके बहुत से शागिर्द और इन्फ्लुएंसर थे। उनको इस्लाम के बहुत ही यानी ग्रेट मास्टर माना जाता है और ये मौलाना के नाम से जाने जाते थे। एला के मुताबिक इस नावल में जो उसने रीड किया यानी स्वीट ब्लास्मी, उसमें एक बॉन्डिंग और विल्डिंग दरवेश शम्स के करैक्टर के थ्रू जो लव का मतलब समझ में आता है वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। इसलिए एला ने महसूस करती है कि उसे भी अपने सोलमेट के पास चले जाना चाहिए। एलिफ शफ़क़ का ये नावल 2 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ और कल्चर्स के बारे में लिखा गया। एक तरफ इसमें सदी 13th सेंचुरी के रूमी और शम्स की स्टोरी बयान की गई और दूसरी तरफ 21st सेंचुरी के एला और अज़ीज़ की लव स्टोरी के बारे में बताया गया।
40 रूल्स ऑफ लव एक प्योरिटी और विजडम से भरपूर नावल है। इसमें ह्यूमैनिटी को मुख्तलिफ क्लासेस रेसिस से हट कर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लव को इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि लव एक ऐसा जज्बा है जो कि तमाम बैरियर्स को तोड़कर एक दूसरे को मिस्टिकल और स्पिरिचुअल अफेक्शन पर कन्विंस करता है। इस नावल में दोनों स्टोरीज़ में जो ह्यूमन अफेक्शन है, जो ह्यूमन एफिलिएशन है और लव के लिए एसोसिएशन को डिपिक्ट किया गया है। शम्स तब्रेज़ के बयान किए गए 40 रूल्स हमें सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करने के साथ साथ हमारी स्नोरिंग कॉन्शियस यानी सोई हुई सोच को इनलाइटन करते हैं। एलिफ शफ़क़ ने दो मुख्तलिफ इवेंट्स यानी एंशिएंट और मॉडर्न को लिंक्ड किया है। शम्स और रूमी ने अपनी इनर फीलिंग्स को डिपिक्ट किया है और कहा है कि लव के बगैर सब लोग जो हैं पैथेटिक, इनडिफरेंट और सेल्फ सेंटर्ड बनकर रह जाते हैं। ये एक लिटरेरी फिक्शन नावल है जिसमें सूफीज़म और रिलीजियन ऑफ लव को प्रीच किया गया है और हमें रूमी और शम्स की फ्रेंडशिप के थ्रू मोहब्बत की सही मीनिंग समझाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से इस बुक को राइट किया गया है, रीडर इस बुक में होने वाले इवेंट्स के दरमियान ख़ुद को अलाइव महसूस करते हैं और सारे इवेंट्स को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। बेसिकली इस नावल के थ्रू राइटर ने हमें वो रियल डिवाइन लव और मटीरियलिस्टिक लव के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताने की कोशिश की है। उनके दरमियान एक रियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है, जिसका इफेक्ट हमें एला की ज़िंदगी में नज़र आता है, जो कि रीडर्स के लिए एक लव स्टोरी और एक अथेंटिक रियल लव स्टोरी के तौर पर डिपिक्ट की गई है। तो ये एक एनालिसिस था उस नावल का, जिसमें प्रोलॉग में होने वाले जो तमाम इंसिडेंट हैं, नावल की बिगनिंग में एक्सप्लेन किए जाने वाले प्रोलॉग और उस इंसिडेंट के साथ जो है कनेक्ट करता है जब एला स्टोरी को रीड करते बाद अपने हस्बैंड से डिवोर्स की डिमांड करती है और फिर तलाक के बाद वो अजीज़ के साथ हॉलैंड में सेटल हो जाती है। तो इन तमाम इंसिडेंट्स के साथ हमें इस नावल की अच्छे से समझ आती है कि किस तरह एक रियल और डिवाइन लव के लिए जो एला है वो इतना सोसाइटी के ख़िलाफ़ चली जाती है, इतना बड़ा कदम उठाती है। और जब वो देखती है कि जो शम्स है उसने किस तरह की जो है वो तकलीफ़ों का सामना किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इसका समरी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ समरी और इसके साथ एनालिसिस किया। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम इसके थीम्स और 40 रूल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।